बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पैरामेडिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन से लोग पैरामेडिक्स के कोर्सेज़ करने के अहल होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। पैरामेडिक्स को अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि पैरामेडिक्स जैसा पूरी दुनिया में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऐसा शोबा नहीं है हेल्थ का जो कि पैरामेडिक्स के बग़ैर मुकम्मल होता हो। यानी बाल्फाज़ दीगर हम इस तरह कह सकते हैं कि मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए पैरामेडिक्स बैकबोन की हैसियत रखते हैं। आज मैं उन लोगों को जो कि मेडिकल टेस्ट में रह जाते हैं उनके लिए स्पेशल एक रहनुमाई के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर वो इतने अच्छे मार्क्स लेते हैं और फिर वो MBBS की एंट्री टेस्ट में रह जाते हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो BS ऑनर के मेडिकल साइंसेस में 4 साल के डिग्री कोर्सेज़ कर सकते हैं। यानी आप वही कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो 2 साल दौर के ऊपर मुहित हैं और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो 4 साल के डिग्री कोर्सेज़ हैं। अगर आप वो कोर्सेज़ कर लेते हैं तो आप ग्रेड 16 में किसी भी गवर्नमेंट इदारे में काम करने के अहल होंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में काम नहीं करते तो आप प्राइवेट सेटअप्स में फ़र्स्ट असिस्टेंट या जो हेल्थ प्रोवाइडर है उसके बिल्कुल बैन काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको शोबा जात बताऊंगा, डिसिप्लिन्स बताऊंगा या कोर्सेज़ बताऊंगा जो कि 2 साल और 4 साल के कोर्सेज़ हैं। अगर आप वही कोर्स 2 साल ड्यूरेशन का करते हैं तो आपको उसका क्या स्कोप मिलेगा, और अगर वही कोर्स 4 साल का करते हैं तो उसका आपको क्या स्कोप मिलेगा। और जो पैरामेडिक्स के हैं वो बेशुमार हैं। आप उनको शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो मखसूस कोर्सेज़ हैं जिनके बग़ैर मेडिकल्स की जो हम सहूलियात फ़राहम करते हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए पैरामेडिक्स का होना ज़रूरी है। वो आपको मैं बताता हूँ। वो 2 साल कोर्सेज़ वाले भी बताऊँगा, 4 साल कोर्सेज़ वाले भी बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि इस कोर्स से आपका फ़ील्ड में कौन सा काम रेलिवेंट है। यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपको आपका इतना इमेज बन जाएगा, आपको इतना स्कोप नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप अगर उसमें एडमिशन लेते हैं, आप उसमें एंटर होते हैं तो आप उसको खुश दिली से कबूल करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की या एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के लिए 2 साल कोर्सेज़ भी होता है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का, और 4 साल का एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का भी कोर्स होता है जो कि BS ऑनर है और डिग्री बेस्ड है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन करने के बाद आप पेशेंट को बेहोशी के मराहल में जो है निगरानी करते हैं। तमाम बेहोशी के अवामिल जो है ऑपरेशन करने से पहले मरीज़ को जब बेहोश किया जाता है तो उसके मुतल्लक मेडिसन, उसकी ज़रूरियात की सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के साथ दौरान ऑपरेशन उसको टेक केयर करना, और उसके बाद पेशेंट को ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद दोबारा होश में लाने, और इसके अलावा ICU वगैरह में पेशेंट की टेक केयर के मुतल्लक मामूलात एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के ज़िम्मे आते हैं। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की भी फील्ड बहुत ज़्यादा वसी है। इसमें इंस्ट्रूमेंट की टेक्नोलॉजी आ जाती है, इसमें सर्जिकल टेक्नोलॉजी आ जाती है। आप ब्रेन सर्जरी करवाते हैं, ENT करवाते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करवाते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी करवाते हैं और दीगर टाइप्स ऑफ सर्जरी करवाते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस उसमें गायनी की सर्जरी में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस का बड़ा स्कोप है। इसके अलावा दीगर स्पेसिफाइड जो जैसे आर्थोपेडिक है, ऑफ्थाल्मिक या आँखों के मुतल्लक सर्जरीज़ हैं या हड्डियों के मुतल्लक सर्जरीज़ हैं, और
उनके लिए जो स्पेसिफाइड कोर्सेज़ करने के बाद उनके टेक्नीशियंस अलहदा भी स्पेशली काम करते हैं, लेकिन इन तमाम की मौजूदगी में भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से तमाम सर्जरीज़ जो कि सर से लेकर पाँव के नाखून तक रेलेवेंट हैं के अहल होते हैं। तो ये गवर्नमेंट सेटअप में ग्रेड 9 और 12 में जाते हैं। ये एफएससी के बाद भी हो जाता है, और अगर आपने ये 2 साल कोर्स किया हुआ है और बीएस ऑनर करना चाहते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में, तो ये आप कर सकते हैं। यानी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के अंडर होती हैं। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लाना, उसके बाद उसके ऑपरेशन वाली साइट को हाईलाइट करना कि किस हिस्से का ऑपरेट करना है, और उसके मुतालिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसके मुतालिक जो लिनन वगैरह है, वो सूचर्स वगैरह हैं, वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन प्रोवाइड करता है। यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रेडियोग्राफ़ी है। रेडियोग्राफ़ी कहते हैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या इमेजिंग टेक्नोलॉजी को। तो रेडियोग्राफ़र जो है वो 2 साल कोर्स भी है और 4 साल कोर्सेज़ पर भी मुहित है। रेडियोग्राफ़ी में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह शामिल हैं। तो अगर आप ये डिप्लोमा कर लेते हैं तो किसी भी सेटअप में, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है या मुल्क से बाहर कोई भी जगह है, आप उसके अंदर अपनी खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं। उसके बाद है फ़िज़ियोथेरेपी टेक्नीशियन। फ़िज़ियोथेरेपी टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स भी होता है और 4 साल का डीपीटी भी होता है। ये उस वक़्त का अपना फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत उस वक़्त पेश आती है जब हड्डी, जोड़, पट्टा वगैरह के अंदर कोई नक्स पैदा हो जाता है, या कोई मोच आ जाती है, या दीगर बॉडी के अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से पेशेंट इमोबिलाइज़ हो जाता है या सेमी इमोबिलाइज़ हो जाता है। तो उसको एक लंबे अरसे तक बॉडी को हिलाने जुलाने के लिए, बॉडी को हरकत देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ़िज़ियोथेरेपी टेक्नीशियन और फ़िज़ियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट जो कि मुख्तलिफ़ एक्विपमेंट्स के ज़रिए वार्म या कूल्ड टेम्परामेंट दे के बॉडी को नॉर्मलाइज़ करता है और उसकी एलिमेंट को या उसकी उस बीमारी को दूर करता है। ये भी बहुत, और स्पेशली ख़ास तौर पे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत जो खेल के मैदान हैं, खेल के मुतल्लक़ जो खिलाड़ी हैं, उनकी आम तौर पर जो आम तौर पर मस्कुलर इंजरीज़ हो जाती हैं और उसको फौरी तौर पर रिक्योर करने की ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर भी फ़िज़ियोथेरेपी टेक्नीशियंस और फ़िज़ियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। उसके बाद है कार्डियक परफ्यूजनिस्ट। कार्डियक परफ्यूजनिस्ट ये भी 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसमें इसका मेन काम ये है कि जब बाईपास सर्जरीज़ की जाती है या जो कार्डियक वेल्व हैं, एओर्टिक वेल्व, माइट्रल वेल्व या कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, उस दौरान में जो एक मशीन ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती है जिसको हार्ट प्लग मशीन कहा जाता है, उसका टेक्नीशियन होता है ये ग्रेड 16 में काम करता है। यानी बॉडी की दौरान सर्जरी हार्ट को खून की सप्लाई लेस करके पूरी बॉडी को खून की सप्लाई करना, उसके ऑक्सीजन और दीगर गैसेस को बैलेंस करना, ये कार्डियक परफ्यूजनिस्ट का काम है। उसके बाद फ़ीमेल नर्स है और मेल नर्स है। ये भी 4-4 साल के कोर्सेज़ हैं। इनका काम ये है कि वार्ड में मौजूद पेशेंट्स को टेक केयर करना और उनका ख्याल रखना और उनकी हर तरह से मेडिकेशन करना और उनको ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड करना। ये मेल और फीमेल नर्सिस का काम है। यानी उनके ब्रश करना, उनको बालों में कॉम करना, उनकी जो हाइजीन है उसका ख्याल रखना, ये मेल और फीमेल नर्सिस का काम है वार्ड के अंदर। उसके बाद है न्यूट्रिशन का भी 2 साल और 4 साल का बीएस ऑनर न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स होता है। न्यूट्रिशन वाले जो हम डेली लाइफ में डाइट यूज़ करते हैं उसके अंदर जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं डिक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट जो है वो हमारी न्यूट्रिशन की जो बैलेंसिंग है उसका काम करता है और हमारी ग़िज़ा के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट शामिल करता है जिसकी वजह से हम बीमारी से बाहर आ जाते हैं। लैब टेक्नीशियन भी 2 साल का कोर्स है और ये
मेडिकल जो डायग्नोस्टिक है, अपना खून के सैंपल लेना, ब्लड सैम्पलिंग है, और ब्लड के सैंपल के ऊपर जो परफॉर्मिंग होती है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, माइक्रोस्कोपी होती है, ये लैब टेक्नीशियन का काम है। तो ये भी हर सेटअप में, लैब तो हर सेटअप में मौजूद है, चाहे वो बड़ा सेटअप हो या छोटा सेटअप हो, इसलिए लैब टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा सीट्स आती हैं, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट सेटअप में भी। ब्लड बैंक टेक्नीशियन भी खून और खून की प्रोडक्ट्स, ब्लड सैम्पलिंग और ब्लड के क्रॉस मैच, उसकी ब्लड को स्टोर करना और दीगर चीज़ें जो ब्लड के मुताल्लिक़ आती हैं, जैसे बैंक में कोई चीज़ रखी जाती है, ली जाती है, तो ये ब्लड बैंक टेक्नीशियन जो है ये भी बहुत अहम वर्कर होते हैं मेडिकल सेटअप के, जो कि खून और खून के प्रोडक्ट्स के मुताल्लिक़ काम करते हैं। डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल एंड हाइजीनिस्ट, ये भी 2 साल का कोर्स है। ये डेंटल जो सर्जन होते हैं या डेंटल फिजिशियन होते हैं, आम तौर पर डेंटल टेक्नीशियन जो है उन मेडिकल स्पेशलिस्ट लोगों के साथ काम करते हैं जो कि डेंटिस्ट्री से मुतल्लक़ होते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर टेक्नीशियन एटॉमिक एनर्जी जो वाले होते हैं, जो एटम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये न्यूक्लियर टेक्नीशियंस जो हैं उन इदारों में काम करते हैं। पब्लिक हेल्थ जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये आम तौर पर आवाम की सेहत से मुतल्लिक़ होते हैं, जो आम तौर पर जो कंटेजियस डिजीज़ हैं, जो छूत वाली मर्ज़ें हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को लग जाती हैं, ये पब्लिक हेल्थ वाले लोगों में हेल्थ के मुतल्लिक़ अवेयरनेस पैदा करते हैं और उनको छूती अमराज या कंटेजियस डिजीज़ के ख़िलाफ़ इम्यूनाइज़ करते हैं और उनको उसके ख़िलाफ़ वर्बली जो है अवेयरनेस देते हैं और उनको उनकी सेहत के मुतल्लिक़ जो है प्रोग्राम तश्कील देते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब किसी बंदे के किडनी फेलियर आ जाता है या उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो देखा गया है कि अब ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए डायलिसिस टेक्नीशियन जो है वो भी एफएससी के बाद इसमें एडमिशन लेके और ख़िदमत सरअंजाम दे सकता है। उसके बाद है आर्थोपेडिक टेक्नीशियन, जो स्पेसिफाइड होता है हड्डियों और जोड़ों की सर्जरी के मुताल्लिक़, चाहे वो उसके अंदर किसी किस्म की इम्प्लांटिंग हो, नेल डालना हो, उसको प्लेटिंग करनी हो, तो ये या उसके और दीगर आर्थोपेडिक हड्डी जोड़ के मुताल्लिक़ कोई मर्ज़ हो, तो ये आर्थोपेडिक सर्जन के साथ आर्थोपेडिक टेक्नीशियन काम करता है। कैथ लैब टेक्नीशियन जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है हार्ट के सेटअप्स में, कार्डियक सेटअप्स में या कार्डियोलॉजी के सेटअप्स में, तो ये कैथ लैब वाले जो हैं पेशेंट की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑडियोलॉजी ये गूंगे बहरे जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है या वो बोलने और सुनने में उनको दिक्कत होती है, तो ये ऑडियोलॉजी टेक्नीशियंस जो हैं वो ऐसी स्किल्स डेवलप करते हैं कि वो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए काउंसलिंग और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने का बायस बनते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, आमतौर पर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की ज़रूरत कार्डियक सर्जरी और लंग्स सर्जरी में ज़रूरत पड़ती है, जबकि उन्हें जो रेस्पिरेशन से मुतल्लक़ जो है पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज़ करवाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो कि हार्ट और लंग्स के मुतल्लक़ जो भी काम होता है उसमें ये उनकी हेल्प करते हैं और उसको थेरेपी के ज़रिए बहाल करने की कोशिश करते हैं। ऑफ्थल्मिक टेक्नीशियंस कहते हैं जो आई के मुतल्लक़ होते हैं। ऑफ्थल्मिक्स यानी आँख के मुतल्लक़, ये आँख के फिजिशियंस के साथ भी काम करते हैं और आँखों के मुतल्लिक़ा जो सर्जन्स हैं, सर्जरीज़ करते हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं। इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ईसीजी टेक्नीशियन जो है वो
हर सेटअप्स में काम करते हैं मेडिकल के, चाहे वो प्राइवेट सेटअप हो या गवर्नमेंट सेटअप हो, और ख़ास तौर पर जो कार्डियक के मुतल्लिक़ सेटअप्स हैं उनमें ईसीजी टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद है प्लास्टर सर्जन। प्लास्टर, जो पेशेंट्स को प्लास्टर लगाते हैं, आमतौर पर जो फ्रैक्चर वगैरह माइनर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं उनको प्लास्टर वगैरह लगाते हैं, उनको प्लास्टर टेक्नीशियन कहते हैं। वो अप्लाई भी करते हैं और उसको रिमूव भी करते हैं। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन जो है ये हमारी एक ख़ास किस्म का कैमरा होता है जो औरली या एनस के ज़रिए पेशेंट के बॉडी में दाखिल किया जाता है और उसके अंदरूनी अज़ा का, जैसे एसोफेगस है, ट्रैकिया है, स्टमक है और रेक्टम है, कोलोन है वगैरह के इमेजेस हासिल किए जाते हैं ताकि इलाज मुआवजा में आसानी हो सके। देखें दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है और इनकी हर जगह डिमांड है, प्राइवेट सेटअप्स में, गवर्नमेंट सेटअप्स में, अब्रॉड, मुल्क से बाहर और मुल्क से अंदर, हर जगह इनकी डिमांड है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। यानी आप अगर ये कोर्सेज़ कर लेते हैं, चाहे वो 2 साल का हो या 4 साल का कोर्स हो, तो आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने घर का किचन और अपनी ज़रूरियात को आसानी और बासहूलत पूरा करने के काबिल हो जाएंगे। और आपका उम्मीद है कि आपका इंशाल्लाह अगर आप इसमें मेहनत करेंगे, लगन से इसको स्किल को हासिल करेंगे, इनका अमूर को सीखेंगे, तो आप अच्छे जो है वो अर्नर बन सकते हैं। अच्छी आमदनी हासिल करने के लिए इन कोर्सेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये बुज़ुर्गों ने कहा है कि इल्म हासिल करना चाहिए शऊर और आगाही के लिए, लेकिन अगर इल्म हासिल करने के साथ अगर आपका रोज़गार भी वाबस्ता हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। आपका पैशन और आपका प्रोफेशन अगर आपकी पहचान बन जाए और आपका पैशन भी शामिल हो, यानी आपका शौक़ भी उसमें शामिल हो, तो आपका जो पैशन और प्रोफेशन दोनों इकट्ठे होंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लायक हो जाएंगे और अच्छी अर्निंग हासिल करेंगे। देखें दोस्तों, जितनी मुमकिन बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद अगर मुझे इन डिपार्टमेंट, इन डिसिप्लिन्स के मुतालिक कोई इल्म हासिल होगा, कोई वाक़ियत या जानकारी मिलेगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप प्लीज़ आप इस बात से कतई नज़र हों कि आपने डॉक्टर बनना था, डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ। डॉक्टर जैसा काम तो है, इज़्ज़त वाला काम है, ये पैरामेडिक्स का इज़्ज़त वाला काम है। आप चाहे पैरामेडिक्स के किसी भी डिसिप्लिन में काम करें, सब में इज़्ज़त एक जैसी मिलती है, आप सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इस बात से कतई नज़र हों कि जी हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इज़्ज़त नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। आप यकीन करें इसमें सब कुछ ही मिलेगा, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, आप अपने शऊर को मज़बूत करें, आप अपने फ़ैसलों को मुस्तहकम करें और किसी न किसी जो भी आपको इंटरेस्टेड लगता है इन सारे डिसिप्लिन्स में से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें एडमिशन लें, आप उसको टेक ऑफ करें, आप उसके अंदर मेहनत करें, अच्छे तरीके से तालीम हासिल करें, अच्छे तरीके से आपको जो प्रैक्टिकल के लिए वक़्त दिया जाए उसमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करें, सीखें और उसके बाद अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया।